नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें प्राचीन भारतीय परंपराओं और आधुनिक विज्ञान के बीच ले जाएगी। हम बात करेंगे गोत्र और आधुनिक आनुवंशिकी की कि कैसे डीएनए टेस्टिंग हमारे गोत्रों के वंश को समझने में मदद कर सकती है और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को कैसे रोशन करती है। तो चलिए इस रोमांचक कहानी को शुरू करते हैं। डीएनए टेस्टिंग, हमारे पूर्वजों का पता लगाना। सबसे पहले समझते हैं कि डीएनए टेस्टिंग क्या है। डीएनए या डिक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर की वो जैविक ब्लूप्रिंट है जो हमें हमारे माता पिता से विरासत में मिलती है। ये हमारे पूर्वजों की कहानी को अपने भीतर संजोए रखता है। डीएनए टेस्टिंग इस जानकारी को डीकोड करती है ताकि हम जान सके कि हमारे पूर्वज कहां से आए, उनकी जातीय पृष्ठभूमि क्या थी और उनका वंश कैसे विकसित हुआ। डीएनए टेस्टिंग के 3 मुख्य प्रकार हैं जो वंश का पता लगाने में उपयोगी है। ऑटोसोमल डीएनए टेस्टिंग, यह हमारे पूरे जीनोम का विश्लेषण करता है जो हमें माता और पिता दोनों से मिलता है। यह हमारी व्यापक जातीय पृष्ठभूमि को दर्शाता है। वाई क्रोमोसोम टेस्टिंग, यह केवल पुरुषों में पाया जाता है और पितृवंशीय वंश को ट्रैक करता है। चूंकि क्रोमोसोम पिता से पुत्र तक लगभग बिना बदलाव के हस्तांतरित होता है, यह गोत्र प्रणाली के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्टिंग, यह मातृवंशीय वंश को ट्रैक करता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मां से सभी बच्चों तक हस्तांतरित होता है। गोत्र प्रणाली, जो पितृवंशीय वंश पर आधारित है, क्रोमोसोम टेस्टिंग के साथ सबसे अधिक संरेखित होती है। यह हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि हमारे गोत्र के पुरुष पूर्वज कौन थे और उनकी यात्रा कैसी थी। उदाहरण के लिए जेनेट्रैक इंडिया जैसी कंपनियां भारत में डीएनए टेस्टिंग सेवाएं प्रदान करती हैं जो व्यक्तियों को उनकी आनुवंशिक उत्पत्ति का पता लगाने में मदद करती है। गोत्र प्रणाली, एक प्राचीन आनुवंशिक ब्लूप्रिंट। गोत्र प्रणाली वैदिक काल से चली आ रही एक प्राचीन परंपरा है जो लोगों को उनके सबसे प्राचीन पुरुष पूर्वज के आधार पर वर्गीकृत करती है। ये पूर्वज आमतौर पर सप्तऋषि जैसे विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप थे। प्रत्येक गोत्र का नाम इन ऋषियों में से एक के नाम पर रखा गया है और एक ही गोत्र के लोग एक सामान्य पितृवंशीय पूर्वज को साझा करते हैं। गोत्र प्रणाली के 3 मुख्य उद्देश्य थे। सामाजिक संगठन, ये समाज को व्यवस्थित करने में मदद करती थी, लोगों को उनके साझा वंश के आधार पर समूहबद्ध करके। विवाह नियम, एक ही गोत्र में विवाह, सगोत्र विवाह को प्रतिबंधित किया गया था ताकि आनुवंशिक विविधता बनी रहे और आनुवंशिक विकारों का जोखिम कम हो। यह प्रथा आधुनिक आनुवंशिकी के सिद्धांतों के साथ संरेखित है जो बताते हैं कि निकट संबंधी विवाह से रिसेसिव जीन विकारों का खतरा बढ़ सकता है। जेनेटिक्स बिहाइंड गोत्रा सिस्टम, धार्मिक अनुष्ठान, गोत्र धार्मिक समारोहों और पुजारी की भूमिकाओं में महत्वपूर्ण थे। आनुवंशिक दृष्टिकोण से गोत्र प्रणाली क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप्स के समान है। एक हैप्लोग्रुप उन लोगों का समूह है जो एक सामान्य पूर्वज साझा करते हैं और गोत्र भी यही दर्शाता है। हिटेक्सपी के अनुसार गोत्र प्रणाली को प्राचीन वैदिक ऋषियों ने क्रोमोसोम को इनब्रीडिंग से बचाने के लिए बनाया हो सकता है जिससे आनुवंशिक स्वास्थ्य सुनिश्चित हो। डीएनए विश्लेषण और गोत्र आधारित वंश, क्या कहते हैं अध्ययन? हालांकि गोत्र विशिष्ट डीएनए विश्लेषण के प्रत्यक्ष मामले अध्ययन दुर्लभ है, भारतीय जनसंख्या पर व्यापक आनुवंशिक शोध गोत्र प्रणाली के आनुवंशिक प्रभावों का समर्थन करता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों पर नजर डालें। जौनपुर अध्ययन, त्रिपाठी एट अल, 2008 उदास्माइली वाई क्रोमोसोमल इनसाइट्स में प्रकाशित एक अध्ययन में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के 141 पुरुषों और भारत के अन्य हिस्सों से 86 पुरुषों के क्रोमोसोम का विश्लेषण किया गया। अध्ययन में पाया गया कि जौनपुर के ब्राह्मणों और क्षत्रियों में आनुवंशिक विविधता कम थी और प्रत्येक समूह में एक विशिष्ट हैप्लोटाइप क्लस्टर का प्रभुत्व था। ये आनुवंशिक अलगाव, जो संस्थापक प्रभाव
और सामाजिक कारकों जैसे एंडोगैमी, समूह के भीतर विवाह के कारण है। गोत्रों के भीतर समान पैटर्न का संकेत दे सकता है, क्योंकि गोत्र अक्सर जातियों के भीतर उपसमूह होते हैं। आनुवंशिक मिश्रण का अंत। थंगराज एट अल. 2006 उदा स्माइली हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और टाइम में उल्लिखित एक अध्ययन में शोधकर्ता कुमारसामी थंगराज ने पाया कि भारत में विभिन्न जनसंख्या समूहों के बीच आनुवंशिक मिश्रण लगभग 1900 वर्ष पहले काफी हद तक रुक गया, जब जाति प्रणाली को धार्मिक ग्रंथों में संहिताबद्ध किया गया था। ये सामाजिक संरचनाओं जैसे कि जाति और संभवतः गोत्र के आनुवंशिक प्रभाव को दर्शाता है। जीनोम इंडिया अध्ययन इंडिया टुडे के अनुसार भारत के सबसे बड़े जीनोमिक अध्ययन ने 9,772 व्यक्तियों के पूरे जीनोम अनुक्रमण से 180 मिलियन आनुवंशिक वेरिएंट की पहचान की। ये अध्ययन भारतीय जनसंख्या में व्यापक आनुवंशिक विविधता को दर्शाता है, जो गोत्रों के बीच और भीतर आनुवंशिक अंतर को समझने में मदद कर सकता है। हालांकि ये अध्ययन गोत्रों पर सीधे केंद्रित नहीं है। वे ये सुझाव देते हैं कि सामाजिक संरचनाओं ने भारत में आनुवंशिक पैटर्न को आकार दिया है। उदाहरण के लिए, यदि एक ही गोत्र के पुरुषों के क्रोमोसोम का विश्लेषण किया जाए, तो ये पुष्टि हो सकती है कि क्या वे वास्तव में एक सामान्य पूर्वज साझा करते हैं। क्लिनिक सर्च का सुझाव है कि ऐसे अध्ययनों की आवश्यकता है ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि क्या दूर के परिवारों से एक ही गोत्र के लोग अभी भी महत्वपूर्ण आनुवंशिक सामग्री साझा करते हैं। आनुवंशिक डेटा और गोत्रों का विकास। आनुवंशिक डेटा गोत्रों की उत्पत्ति और विकास को समझने में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। भविष्य के अध्ययन निम्नलिखित तरीकों से गोत्रों की कहानी को उजागर कर सकते हैं। सामान्य पूर्वज की पुष्टि। एक ही गोत्र के व्यक्तियों के क्रोमोसोम डेटा का विश्लेषण करके शोधकर्ता ये पुष्टि कर सकते हैं कि क्या वे वास्तव में एक हालिया सामान्य पूर्वज साझा करते हैं, जैसा कि परंपरा दावा करती है। ये गोत्र प्रणाली की ऐतिहासिक सटीकता को मान्य कर सकता है। पलायन पैटर्न का पता लगाना। आनुवंशिक डेटा ये मैप कर सकता है कि विभिन्न गोत्र समूहों ने भारत में और उससे परे कैसे और कब पलायन किया। उदाहरण के लिए, क्या कश्यप गोत्र के लोग वास्तव में हिमालयी क्षेत्रों से उत्पन्न हुए थे, जैसा कि कुछ कहानियां सुझाती हैं। आनुवंशिक विविधता का अध्ययन। गोत्रों के भीतर और बीच आनुवंशिक विविधता का विश्लेषण एंडोगैमी और एक्सोगैमी, समूह के बाहर विवाह के ऐतिहासिक अभ्यासों पर प्रकाश डाल सकता है। ये हमें ये समझने में मदद करेगा कि गोत्र प्रणाली ने आनुवंशिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित किया। हालांकि ऐसे अध्ययन जटिल हैं। उन्हें बड़े नमूना आकारों, विस्तृत वंशावली जानकारी और उन्नत जीनोमिक तकनीकों की आवश्यकता होती है। मैपमेजिनोम के अनुसार गोत्र प्रणाली को पूरी तरह से समझने के लिए हमें क्रोमोसोम और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जैसे अन्य आनुवंशिक मार्करों को भी देखना होगा, जो पितृसत्तात्मक गोत्र प्रणाली में अक्सर अनदेखा किए जाते हैं। आधुनिक प्रासंगिकता और विचार। गोत्र प्रणाली की आधुनिक प्रासंगिकता पर वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण भिन्न है। कुछ लोग मानते हैं कि ये प्रणाली आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने में उपयोगी थी, जबकि अन्य, जैसे कि निर्मुक्ता, तर्क देते हैं कि गोत्र में शिष्यों और दत्तक पुत्रों को शामिल करने से इसका आनुवंशिक आधार कमजोर हो जाता है। इसके अलावा हजारों वर्षों बाद जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारण एक ही गोत्र के दूर के परिवारों के बीच आनुवंशिक समानता कम हो सकती है। डीएनए टेस्टिंग व्यक्तियों को उनकी गोत्र विरासत को वैज्ञानिक रूप से तलाशने का अवसर प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने गोत्र के क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप को जानते हैं, तो आप इसे प्राचीन भारतीय जनसंख्या के प्रवास पैटर्न से जोड़ सकते हैं। हालांकि ये एक जटिल और संवेदनशील विषय है और हमें सांस्कृतिक परंपराओं और वैज्ञानिक खोजों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। निष्कर्ष। गोत्र प्रणाली और आधुनिक आनुवंशिकी का मेल एक आकर्षक क्षेत्र है जो हमें हमारी सांस्कृतिक और जैविक विरासत को जोड़ता है। डीएनए टेस्टिंग, विशेष रूप से क्रोमोसोम विश्लेषण, गोत्र आधारित वंश को मान्य करने
और उनके विकास को समझने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। हालांकि विशिष्ट मामले अध्ययन अभी तक सीमित है। भारतीय जनसंख्या पर व्यापक शोध ये सुझाव देता है कि गोत्र जैसी सामाजिक संरचनाओं ने हमारे आनुवंशिक परिदृश्य को आकार दिया है। तो अगली बार जब आप अपने गोत्र का नाम सुने तो इसे केवल एक परंपरा न समझें। यह आपके डीएनए में लिखी एक कहानी है जो आपको आपके पूर्वजों की यात्रा, उनके संघर्षों और उनकी विजयों से जोड़ती है। डीएनए टेस्टिंग के साथ आप इस कहानी को और गहराई से खोज सकते हैं। इसे गर्व से अपनाएं और अपनी आनुवंशिक और सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक ले जाएं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ। नमस्ते। वीडियो का समापन दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड से। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही प्रेरक और ज्ञानपूर्ण वीडियो लाएं तो आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिले। आपकी राय मायने रखती है। कृपया कमेंट्स में बताएं। आपके अनुसार महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है और क्या आप इस महाकाव्य को आधुनिक जीवन से जोड़ पाते हैं? धन्यवाद। जुड़े रहिए दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड के साथ, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मक सोच का संगम।